Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our science book of 8th class in this video. Dear students, as you know we have completed our second lesson in our last video. हम लोग अपने लास्ट वीडियो में सेकंड लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं विद द नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल का जो पॉइंट था वो लास्ट पॉइंट था इस लेसन का. I have explained you what is the nitrogen cycle and how it works. ये कैसे काम करता है नाइट्रोजन साइकिल, कैसे एनवायरमेंटल जो नाइट्रोजन होती है वो एक साइकिल करते हुए यानी कि सबसे पहले वो सोइल में जो कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन के उसमें कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद एनिमल्स में से होती हुई प्लांट्स में से होती हुई वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में आकर के मिक्स हो जाती है. और इस तरह से जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो भी फिक्स रहता है 78%. तो ये पूरा जो एक साइकिल चलता है नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है. इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं. एंड विद दिस पॉइंट द चैप्टर इज आल्सो फिनिश्ड. इसी पॉइंट के साथ चैप्टर भी अपना फिनिश हो गया है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट यू हैव लर्नड. आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं लेसन के. व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा. इन दिस लेसन व्हाट वी हैव लर्नड, इस लेसन में हम क्या सीख चुके हैं. व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ दिस लेसन, We will study about them. उसके बारे में अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं. So let's study. तो आइए शुरू करते हैं स्टडी को. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत छोटे. टू यानी होता है बहुत छोटे, एंड आर नॉट विजिबल, और ये विजिबल नहीं होते यानी कि ये दिखाई देने योग्य नहीं होते टू द अनएडेड आईज. अनएडेड आई का मतलब होता है बिना उपकरणों की आंख. जब हम आंख के ऊपर कोई ग्लास, चश्मा, स्पेक्टिकल कुछ भी लगा करके देखते हैं, कोई लेंस लगा के देखते हैं, तो उसको हम कहेंगे एडेड आई, यानी उस पर एड हम यूज कर रहे हैं. एड यानी उपकरण का यूज कर रहे हैं. लेकिन हम अगर जो हमारी आई है उस पर किसी भी उपकरण का यूज नहीं करते हैं, अगर हम कोई लेंस नहीं लगाते हैं उस पर, सिंपल नेचुरल जो अपनी आई है वो ही यूज करते हैं, तो उसको अनएडेड आई बोलते हैं. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने स्मॉल होते हैं कि ये विजिबल नहीं होते हैं, दिखाई देने योग्य नहीं होते हैं अनएडेड आई के द्वारा, यानी बिना किसी उपकरण वाली आंख के द्वारा ये विजिबल नहीं होते हैं. नंबर 2, they can live in all kinds of environment. वे रह सकते हैं सभी प्रकार के वातावरण में, पर्यावरण में, सभी प्रकार के एनवायरनमेंट में यानी पर्यावरण में वो रह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. रेजिंग फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट, ठंडे जलवायु से लेकर टू हॉट स्प्रिंग्स, गर्म झरनों तक. जो गर्म झरने होते हैं, ऐसे कई जगह आपने सुना होगा कि गर्म पानी निकलता है जमीन में से, तो हॉट स्प्रिंग्स में भी, उन गर्म झरनों में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. और जहां बर्फ जमी रहती है वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. सो वी कैन से रेजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, बर्फ की तरह ठंडे क्लाइमेट यानी जलवायु से लेकर के गर्म झरनों हॉट स्प्रिंग्स तक, एंड डेजर्ट्स और रेगिस्तानों में भी, रेगिस्तानों से लेकर टू मर्शी लैंड्स, दलदली भूमि तक. यानी हर टाइप के एनवायरनमेंट में, हर प्लेस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस मिलती है. ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं एयर यानी हवा में, वाटर यानी पानी में, एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज में, उनके शरीर में भी पाए जाते हैं. दे मे बी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर.
वे हो सकते हैं यूनिसेल्यूलर यानी एक कोशिका वाले, और मल्टी सेल्यूलर यानी एक से ज़्यादा बहुकोशिकीय यानी एक से ज़्यादा सेल वाले। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर होती है, जो उसकी बनावट होती है, वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकती है, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय भी हो सकते हैं यूनिसेल्यूलर, और कई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं यानी बहुकोशिकीय, एक से ज़्यादा सेल उनकी बॉडी में होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, वायरसेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इंक्लूड यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में शामिल है, इंक्लूड है। क्या शामिल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु, फंजाई यानी फफूंद, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी और कुछ शैवाल। और ये यहाँ तक फुल स्टॉप आ गया है, तो यहाँ तक वायरस नेक्स्ट सेंटेंस में है। तो ये 4 कैटेगरीज के बारे में हम लोग ने स्टडी की है कि हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर देयर, कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी होती है। तो 4 कैटेगरीज हमने स्टडी की है। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप होता है बैक्टीरिया, एक होता है फंजाई, एक होता है प्रोटोजोआ एंड 4th जो होता है कैटेगरी वो होती है एल्गी। वायरसेज जो एक वायरस होते हैं वो इन 4 कैटेगरी में नहीं है, फिर भी उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही माना जाता है, क्योंकि ये भी इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं। वायरसेज although different from the above mentioned living organism, although यानी दाऊ यानी हालांकि, वायरसेज जो होते हैं हालांकि डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं फ्रॉम द अबव मेंशन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऊपर उल्लेखित सजीवों से। ये जो 4 कैटेगरी है ये सजीवों की कैटेगरी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सजीवों की श्रेणी में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में। तो ये अबव जो मेंशन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी अपन ने 4 कैटेगरी में पढ़े हैं, ये उनसे डिफरेंट होते हैं, आर कंसिडर्ड माइक्रोब्स, और इनको कंसीडर किया जाता है, इनको माना जाता है माइक्रोब्स माना जाता है। माइक्रोब्स यानी बैड जो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो माइक्रोब्स कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव ही कहलाते हैं, लेकिन माइक्रोब्स शब्द उनके लिए यूज किया जाता है जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इनको माइक्रोब्स कहा जाता है, वायरसेज को। और ये ऊपर की जो 4 कैटेगरीज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उनमें नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही माना जाता है। वायरसेज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो दूसरे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनसे जो वायरस है वो क्वाइट डिफरेंट होते हैं, यानी काफी अलग होते हैं। दे रिप्रोड्यूस, वे जनन करते हैं, यानी अपने समान वायरस पैदा करते हैं, उसको रिप्रोड्यूस कहते हैं। रिप्रोड्यूस यानी जनन करना। दे रिप्रोड्यूस, वे रिप्रोड्यूस करते हैं। कब करते हैं वो जनन अपने समान, कब वो संतान उत्पन्न करते हैं वायरस? दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। देखिए, वायरस जब बाहर होता है किसी भी बॉडी से तो वो एक डेड ऑब्जेक्ट की तरह होता है, मरी हुई कोई चीज की तरह होता है। वो जिंदा कब होता है? जब किसी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। तो जिस बॉडी के अंदर वो पहुंचता है वो बॉडी कहलाती है होस्ट, मेजबान। जैसे अपने घर पर कोई मेहमान आते हैं तो वो मेहमान जो होते हैं आने वाले, वो हम उनको गेस्ट कहते हैं, और हमारे घर पर वो मेहमान आए तो हम कहलाएंगे होस्ट यानी मेजबान। तो इसी तरह जो वायरस है वो किसी बॉडी में जाता है, भले ही वो एनिमल की बॉडी है, भले ही वो और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, तो उस किसी भी अगर बॉडी में जाता है तो वो बॉडी होस्ट कहलाती है। तो ये कब रिप्रोड्यूस करता है, कब वो जनन करता है वायरस? ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। केवल ये होस्ट की जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो ऐसा जीव है, होस्ट यानी कि मेजबान जो जीव है,
उसके अंदर, ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, केवल जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ही ये केवल रिप्रोड्यूस करता है, बाहर नहीं करता है। बैक्टीरियम या तो होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं, यानी किस किस में घुस सकता है वायरस। बैक्टीरियम के अंदर यानी जीवाणु के अंदर भी वायरस घुस सकता है। प्लांट और एनिमल सेल, या फिर प्लांट यानी पौधे की कोशिका में जा सकता है ये, या एनिमल सेल यानी जानवरों की कोशिकाओं में भी जा सकता है। यानी जिस भी सेल में ये एंटर करता है वो इसके लिए होस्ट हो जाती है, और जब ये किसी में एंटर कर जाता है वायरस तो वहां पर ये फिर रिप्रोडक्शन करता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूजफुल होते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। कमर्शियल यानी व्यावसायिक उत्पादन के लिए। व्यावसायिक उत्पादन यानी ऐसा उत्पादन जिससे कुछ व्यवसाय किया जा सके, धंधा किया जा सके। कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं, ऑफ मेडिसिन्स एंड एल्कोहल। अब इससे बनाया क्या जाता है, तो एक तो दवाइयां बनाते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन्स बनती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वैक्सीन बनती है इससे, और एल्कोहल भी यानी शराब भी बनती है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स डीकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डीकम्पोज कर देते हैं यानी अपघटित कर देते हैं किसको, द ऑर्गेनिक वेस्ट यानी जैविक कचरे को। जैविक कचरा यानी जो जीवों का कचरा है, प्लांट्स का हो भले ही एनिमल्स का हो। तो जो डेड एनिमल होते हैं, जो मरे हुए जानवर होते हैं, या उनका गोबर होता है, या टूटी हुई टहनियाँ पत्तियाँ होती है, तो ये जो ऑर्गेनिक कचरा होता है उसको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं वो डीकम्पोज कर देते हैं यानी उसको अपघटित कर देते हैं। एंड एक तो ऑर्गेनिज्म वेस्ट यानी जैविक कचरे को, एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स को भी ये डीकम्पोज कर देते हैं। अब करके और बनता क्या है, जब ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, तो बनता क्या है, किसमें डीकम्पोज करते हैं ये, इनटू सिंपल सब्सटेंसेज, सरल पदार्थों में बदल देते हैं। उनको डीकम्पोज करके ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपल सब्सटेंसेज यानी सरल पदार्थों में बदल देते हैं। एंड क्लीन अप द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं, साफ रखते हैं। प्रोटोजोन्स, देखिए हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो 4 कैटेगरीज रीड की थी उसमें एक कैटेगरी थी प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से ही बना है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो होते हैं, जो प्रोटोजोन्स एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, कॉज यानी पैदा करते हैं सीरियस डिजीजेज, ये गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं जो प्रोटोजोआ होते हैं, लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया। डाइसेंट्री का मतलब होता है पेचिश यानी दस्त वगैरह लगना, डाइसेंट्री यानी पेचिश, और मलेरिया, इस तरह की सीरियस डिजीजेज ये कॉज करते हैं जो प्रोटोजोअन्स होते हैं यानी प्रोटोजोआ होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ग्रो ऑन आवर फूड। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वृद्धि करते हैं, ग्रो करते हैं अपने भोजन पर, एंड कॉज फूड पॉइजनिंग, और पैदा करते हैं फूड पॉइजनिंग यानी विषाक्त भोजन की विषाक्तता। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स रिसाइड, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं इन द रूट नोड्यूल्स, जड़ों की गांठों में, ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, जो दलहनी पौधे होते हैं, दाल जिनसे बनती है, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। उनकी रूट्स में, उनकी रूट की नोड्यूल्स यानी जड़ों की गांठों में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड यानी रहते हैं। दे कैन फिक्स नाइट्रोजन, ये जो उसकी रूट नोड्यूल्स में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें से एक राइजोबियम भी होता है, तो ये क्या कर सकते हैं, दे कैन फिक्स नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, उसको स्थिरीकरण कर सकते हैं उसका, फ्रॉम एयर इनटू सोइल, हवा से मिट्टी में। तो कल ही हमने पढ़ा है कि जो एयर वाली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको
नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में चेंज कर दिया जाता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। वही चीज यहां पर बताई जा रही है, दे कैन फिक्स नाइट्रोजन। वे ये जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ खास तरीके के, जिसमें से राइजोबियम भी एक होता है, वो फिक्स कर सकते हैं नाइट्रोजन को, यानी नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर सकते हैं उसका, फ्रॉम एयर इनटू सोइल, एयर से, हवा से मिट्टी में, एंड इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी, और बढ़ाते हैं मिट्टी की उर्वरक क्षमता। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सोइल, कुछ जीवाणु जो सोइल में प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, फिक्स नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, स्थिर करते हैं, फ्रॉम द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर से यानी वायुमंडल से जो नाइट्रोजन होती है कुछ उनको फिक्स करते हैं कुछ बैक्टीरिया, एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, और उनको कन्वर्ट कर देते हैं एयर वाली नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में। नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं, जो उससे संबंधित ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि जिसको कि प्लांट्स ले सकते हैं अपनी रूट्स के थ्रू, उनको नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स कहते हैं। तो एयर वाली नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का काम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, सर्टेन बैक्टीरिया यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कन्वर्ट यानी वो बदलते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं। जैसे देखिए कुछ बैक्टीरिया ने तो एयर वाली नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में बदल दिया, अब वापस कंपाउंड से एयर में बदलने का काम भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। फिर से रीड कर रहा हूं, सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ खास जो बैक्टीरिया होते हैं, कन्वर्ट यानी बदलते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को, प्रेजेंट इन द सोइल, जो कि मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, इनटू नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस में उसको बदल देते हैं, विच इज रिलीज्ड, जो कि रिलीज की जाती है, निकाली जाती है, टू द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में यानी वायुमंडल में। तो दोनों ही वर्क जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, यानी एयर से कंपाउंड बनाने का काम, एयर वाली नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम, और फिर नाइट्रोजन कंपाउंड को अगेन जो नाइट्रोजन गैस है उसमें चेंज करने का काम। ये दोनों काम जो है वो कुछ खास जो सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं वो करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन एंड देयर आर सम की वर्ड्स आल्सो गिवन हियर, लेट्स सी देम। आइए उनको भी देखते हैं। कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो खास महत्व रखते हैं और एक तरह से इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। एल्गी, जिसको हिंदी में शैवाल कहते हैं, तो ये एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो 4 कैटेगरीज हमने स्टडी की है, उसमें से वन ऑफ दीज कैटेगरीज जो है वो एल्गी भी होता है। एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करने के लिए ये बनाई जाती है। एंटीबायोटिक हो गया। एंटीबॉडीज, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रोब एंटर करता है, बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो उनसे उसको ख़त्म करने के लिए, उसको किल करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है जो कि फिर उस वायरस को किल करती है। तो इस तरह की जो यूनिट्स बनती है हमारी बॉडी में वो एंटीबॉडी कहलाती है। बैक्टीरिया एक टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हिंदी में इसको जीवाणु कहते हैं। कैरियर, जो ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीट होते हैं, जैसे मक्खी मच्छर हो गए, जो कि डिजीज के जो माइक्रोब्स होते हैं उनको लेके जाते हैं, उनको कैरी करते हैं, उनको लेके जाते हैं इधर उधर, उनको कैरियर कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? जो डिजीज डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से या एयर से, वाटर से, इन सब से स्प्रेड होती है, फैलती है।
ऐसी डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। फर्मेंटेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो नेचुरल शुगर होती है, जो प्राकृतिक मीठी चीज़ें होती है, उनमें अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं, जैसे एक जो पाउडर हम लोगों ने पढ़ा था इसमें बुक में, उस पाउडर को अगर अपन ग्रो, जिसको यीस्ट पाउडर हम लोग बोलते हैं, यीस्ट एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये जब हम किसी चीज़ में डालते हैं तो वो नेचुरल जो शुगर होती है, प्राकृतिक जो शर्करा होती है, मिठास होती है, चाहे गन्ना ले लें आप, या ग्रेन्स जो अनाज होते हैं, बार्ले है, व्हीट है, गेहूं है, जौ है, इन सब के अंदर जो शुगर होती है उसको एल्कोहल में चेंज कर देते हैं ये जो यीस्ट का पाउडर है। तो ये जो एक रिएक्शन होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, इस रिएक्शन को कहते हैं फर्मेंटेशन। फंजाई फफूंद को कहते हैं। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो कि कर्ड को फिक्स करने में अपना रोल प्ले करता है, यानी दही जमाने में जो मिल्क होता है उसको कर्ड में कन्वर्ट करने में जो बैक्टीरिया काम करता है वो लैक्टोबैसिलस होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव होते हैं। नाइट्रोजन साइकिल हमने कल लास्ट वीडियो में स्टडी किया ही था कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, हवा वाली जो नाइट्रोजन होती है, वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में चेंज हो जाती है और फिर कंपाउंड्स से वापस एयर में आ जाती है। तो एक ऐसा सर्कल चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है और उसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, एयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज करने का जो काम है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। पास्चुराइजेशन, जब मिल्क को एक निश्चित टेम्परेचर पे उसको वार्म किया जाता है, गर्म किया जाता है और अचानक चिल्ड करते हैं, उसको अचानक ठंडा करते हैं, तो इस तरह जब किया जाता है तो उसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं और उसको पैक कर दिया जाता है। ऐसा करने के बाद में तो वो कुछ लंबे समय तक जो है स्पॉइल नहीं होता, खराब नहीं होता। ये जो प्रोसेस है ये लुई पास्चर ने डिस्कवर की थी, इसलिए इसका नाम पास्चुराइजेशन है। और पैथोजन के बारे में हमने पढ़ा है, जो ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो पैथोजन कहलाते हैं। प्रिजर्वेशन मीन्स वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम चीज़ों को स्पॉइल होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, उनका स्पॉइलेज प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी उनको खराब होने से उनको बचा सकते हैं। इस तरह के जो उपाय होते हैं वो और इस तरह की जो प्रोसेस होती है वो प्रिजर्वेशन कहलाती है। प्रोटोजोआ इज ए टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो 4 टाइप्स हमने स्टडी किए थे उसमें से एक प्रोटोजोआ भी होता है। और राइजोबियम ये रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करता है। वैक्सीन के बारे में पढ़ा है हमने। वैक्सीन इस तरह, जिसको हिंदी में हम टीका कहते हैं, ये इस तरह का एक मेडिसिनल एक सब्सटेंस है, एक चिकित्सा से संबंधित ऐसा पदार्थ है ये, जो एक बार बॉडी में अगर डाल दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, अंदर डाल दिया जाता है बॉडी में वैक्सीन को, तो जिस डिजीज की वैक्सीन होती है वो डिजीज फिर लाइफ टाइम हम उससे सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि उस डिजीज से लड़ने वाली एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रिपेयर हो जाती है। वायरस के बारे में हमने स्टडी की है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की 4 कैटेगरीज में नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और ये जब होस्ट सेल में किसी में एंटर कर जाता है, भले ही वो एनिमल की हो, भले ही वो प्लांट की हो, जब किसी सेल के अंदर ये घुस जाता है तब ये रिप्रोडक्शन करता है। यीस्ट के बारे में हमने पढ़ा है। यीस्ट इज आल्सो ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स ग्रोथ इज वेरी फास्ट। ये इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो वृद्धि होती है वो बहुत फास्ट होती है और ये किण्वन की क्रिया में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So dear students, these are the main points and keywords of this lesson.
नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस टुडे। कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम लोग कल के वीडियो में करेंगे, बिकॉज टाइम इज वेरी लेस नाउ। एक्सरसाइज, you have to do these all the questions in your notebook and try to learn it. Fill in the blanks. Microorganisms are can be seen. Microorganisms देखे जा सकते हैं, can be seen यानी देखे जा सकते हैं with the help of है, किसकी हेल्प से? तो यहाँ आपको लिखना है माइक्रोस्कोप। अब ये माइक्रोस्कोप की जो स्पेलिंग है वो आपको फर्स्ट पेज पर मिल जाएगी। तो ये मैं खुद जानबूझ के नहीं लिखना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ खुद आप कुछ सर्च करें, थोड़ा इधर उधर जाएं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। एकदम रेडीमेड कोई चीज़ देने से ठीक नहीं रहता, आपको भी थोड़ा सर्च करना चाहिए। तो यहाँ आपको माइक्रोस्कोप लिखना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैन बी सीन यानी देखे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी और एक जो राइजोबियम, ये जो 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये फिक्स, ये किसको फिक्स करते हैं? डायरेक्टली फ्रॉम एयर, हवा से, सीधे हवा से, एंड एनहेंस और बढ़ाते हैं फर्टिलिटी ऑफ सोइल, और सोइल यानी मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है, जो उपजाऊपन है, उसको बढ़ाते हैं। तो ये फिक्स किसको करते हैं? तो ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो फिक्स करती है नाइट्रोजन को। आई एम टेलिंग यू वॉट यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में क्या फिल करना है वो आपको बताता जा रहा हूँ मैं, उनकी प्रॉपर स्पेलिंग आपको चेक करते हुए उसको फिल करना है। और मे के अंडरलाइन बिलो एवरी वर्ड विच यू हैव फिल्ड इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में जो भी फिल किया होगा आपने, उसके नीचे एक अंडरलाइन जरूर आप मेंशन कर दें, इसका ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर सी, एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। एल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादित किया जाता है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? तो एल्कोहल किसकी हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है? तो यहाँ पर 2 आंसर इसके हो सकते हैं। एक तो फर्मेंटेशन जो रिएक्शन है उसकी हेल्प से, और एक यीस्ट पाउडर की हेल्प से। तो यहाँ पर अपने को बेटर जो है, तो हम दोनों ही आंसर को यूज करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आपको लिखना है एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन रिएक्शन। एक तो यहाँ आपको लिखना है फर्मेंटेशन रिएक्शन बाई यीस्ट पाउडर, बाई यीस्ट पाउडर। तो ये आपको मिल जाएगा इजीली, ये जो भी स्पेलिंग्स हैं वो सब आपको लेसन में मिल जाएगी। तो आपको फिल करना है। तो हमने क्या किया, दोनों ही आंसर अपन ने यूज कर लिए, ताकि अपने जो भी पॉसिबल आंसर है वो इसमें अपने आंसर में जरूर आ जाए। कोई भी यहाँ पर ऐसा न हो कि कोई इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो छूट जाए अपना। तो यहाँ फिर से एक बार बता देता हूँ, एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन रिएक्शन बाई यीस्ट पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलेरा इज कॉज्ड बाई। कोलेरा जो एक अपन ने डिजीज का जो चार्ट पढ़ा था, तो ये किसके द्वारा कॉज होता है? कोलेरा देखिए, ये इस चार्ट में कोलेरा यानी होता है हैजा। तो हैजा जो है, कोलेरा जो है वो किससे? बैक्टीरिया से। ये इस किससे कॉज होता है? बैक्टीरिया से कॉज होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है अपना, कोलेरा इज कॉज्ड बाई ए बैक्टीरिया। कोलेरा एक बैक्टीरिया से पैदा होता है, उसके कारण से कॉज होता है। सो we have filled the blank spaces, we have done the first question of this lesson and time is over actually। फर्स्ट क्वेश्चन किया है अपन ने केवल, और टाइम अपना कंप्लीट हो गया है। आई वॉन्ट टू गिव यू सम रिटर्न वर्क। मैं कुछ रिटर्न वर्क देना चाह रहा हूँ, तो क्यों न आप ये पॉइंट्स कर लें। देखिए, ये पॉइंट्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अपने आप में काफ़ी इन्फॉर्मेशंस रखते हैं ये। तो अगर आप इनको ध्यान से करते हैं तो अच्छी एक नॉलेज आपके माइंड में स्टेबल हो सकती है। तो आप एक तो व्हाट यू हैव लर्नड, ये पॉइंट्स आप नोट करें सारे, काफ़ी पॉइंट्स हैं ये।
you have to do this, you have to note down these important points in your notebook and try to learn them. उनको आपको लिखना भी है और लर्न करने के लिए भी ट्राई करना है. Do the written work with awareness. अवेयरनेस के साथ में रिटर्न वर्क करना है, यानी सावधानी और सजगता के साथ रिटर्न वर्क करना है. डू द रिटर्न वर्क विद ओरल प्रैक्टिस. जो ओरल प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं, मौखिक रूप से भी आपको बोलते रहना है जब आप लिखते हैं. जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आइज. इस तरह से ओरल प्रैक्टिस करते हुए, प्रोनाउंस करते हुए आपको इसको नोट करना है. Do the written work in a good handwriting so that you can and I also can read it, ताकि मैं भी और आप भी दोनों हम इसको पढ़ भी सकें ढंग से. तो इसको क्लियर, नीट एंड क्लीन और गुड हैंडराइटिंग में आपको लिखना है, और ये इसका मीनिंग क्या है वो आपको अंडरस्टैंड करते हुए लिखना है. सो द फर्स्ट रिटन वर्क ऑफ टुडे इज द रिटन वर्क ऑफ दिस व्हाट यू हैव लर्न पॉइंट्स. ये जो व्हाट यू हैव लर्न पॉइंट हैं ये आपको लिखने हैं. देन यू हैव टू डू द एक्सरसाइज एंड इट्स फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. डियर स्टूडेंट्स, वी विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है, बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. डू द वर्क कंप्लीट, डोंट लीव द वर्क पेंडिंग, बिकॉज most of the work and many of the work will come for you in next videos. next जो videos आने वाले हैं उनमें और भी काफ़ी वर्क आपके पास आने वाला है, इसलिए पिछला जो वर्क है इसको कंप्लीट जरूर कर लें और इसको लर्न भी करने की कोशिश करें. I will take a test. I am planning to take a test of you. एक टेस्ट लेने की प्लानिंग में कर रहा हूँ आप लोगों की. तो अगर आप ये जो लर्निंग का वर्क है ये डे टू डे करते रहेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय.